नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज भी इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रश्न आप सभी जानते हैं कि ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में आपके रिपीट करता है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो भारत का पहले बताइए राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है क्या है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। तो ये तो आप लोग जानते हैं। और इसे किसने लिखा, इसने बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा। ठीक, तो ये आप लोग जान गए। अब आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत को भारत संविधान सभा ने कब अपनाया। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा में कब अपनाया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने अपनाया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये पूछा जाता है कि इसका प्रथम गायन कब हुआ, मतलब कि इसे पहली बार कब गाया गया। ठीक, तो ये इसके लिए आप ध्यान रखेंगे 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें सबसे पहले इसे गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था। इतनी चीजें यहाँ पे इसे पूछी जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा कि ये 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था जहां पे राष्ट्रीय गीत को गाया गया, इसके अध्यक्षता कौन की थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। इसे कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। प्रथम गायन 1896 में हुआ और कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया और रहीमतुल्लाह सयानी वहां पे अध्यक्षता किए थे। अब बात करते हैं इसके गाने में कितना समय लगता है, ये भी आप लोग बताएंगे कि जो राष्ट्रीय गीत है उसे गाने में कितना समय लगता है। तो इसे 65 सेकंड में गाया जाता है। ठीक, 65 सेकंड में इसे गाया जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत पे आधारित है। ये आप लोग जानेंगे, शक संवत पे आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत पे आधारित है। और ये कब अपनाया गया, राष्ट्रीय पंचांग संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो ये चीजें आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। ठीक, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। अब बात करते हैं इसका पहला महीना कौन सा होता है। पहला माह पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, इसका पहला माह कौन सा है और अंतिम माह कौन सा है। पहला माह कौन सा है और अंतिम माह कौन सा है। तो पहला माह कौन सा है, चैत्र का पहला माह होता है। चैत्र का पहला माह होता है। अंतिम माह कौन सा होता है, फाल्गुन का होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लीजिए एक बार हमारे साथ में, पूछे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है, शक संवत पे। इसे कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जो उसका पहला माह कौन सा होता है, चैत्र का पहला माह होता है और फाल्गुन का जो माह होता है ये हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह होता है। और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। आपसे पूछे कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कौन कहा था। ये आप लोग बताएंगे कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कौन कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इन्हें महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सबसे पहले महात्मा कह के संबोधित किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस को आप लोग बताएंगे कि इन्हें नेताजी किसने कह के बताया। तो इन्हें एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले नेताजी कहा। कौन, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कौन कहा सबसे पहले, ये आप लोग बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र को देश नायक सबसे पहले किसने कहा। तो इन्हें देश नायक कहके सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक करके सबसे पहले किसने संबोधित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो इस वजह से इसे भी आप लोग याद रखना। देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा पूछे,
तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपिता कहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें सबसे पहले महात्मा कहे थे। और नेताजी को नेताजी किसने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को नेता की सबसे पहले नेता कौन कह के पुकारे, तो हिटलर ने सबसे पहले नेता इन्हें कहा। और ये कहाँ का तानाशाह था, ये जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर कहाँ के तानाशाह थे, ये जर्मनी के तानाशाह थे। और देश नायक किसे कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को देश नायक कहा जाता है। सॉरी, देश नायक इन्हें नेताजी को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह के सबसे पहले किसने संबोधित कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सबसे पहले देश नायक कह के संबोधित किया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकुरल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अन्य चीजों के बारे में देखेंगे। आपसे पूछे कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे देखिए मिलता जुलता नाम है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी डुनांट है, हेनरी डुनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हेनरी डुनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। और बात करें रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो इनका नाम क्या है, हेनरी कैवेंडिश है, इनका नाम क्या है, हेनरी कैवेंडिश है, जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज किया था। तो देख लीजिए एक बार साथ में। तो ये भी पूछो कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, हेनरी बैकुरल। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी डुनांट। और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। ठीक, तो हेनरी बैकुरल कहेगा तो रेडियो एक्टिविता की खोज, और हेनरी डुनांट आपसे मिले तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज करें तो हेनरी कैवेंडिश हो जाएंगे। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्सरे की खोज किसने किया था, तो सबसे पहले एक्सरे की खोज किसने किया था, रांटजन महोदय ने सबसे पहले एक्सरे की खोज किए थे। कौन, रांटजन ने एक्सरे की खोज किए थे। आपसे पूछे कि दूरबीन का खोज किसने किया था, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दूरबीन का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। ठीक, गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का खोज किया था। रेडियो का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था, इसकी खोज किसने किया था, तो मार्कोनी ने रेडियो की खोज किए थे। सबसे पहले मार्कोनी ने रेडियो की खोज किया था। अगली बात करें, मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे, ये इटली के निवासी थे, इटली के साइंटिस्ट थे, इन्होंने रेडियो की खोज की थी। आपसे पूछे कि पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे, पेनिसिलिन की खोज आप लोग बताएंगे किसने किया था, पेनिसिलिन की खोज। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, एल फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज एल फ्लेमिंग ने किया था। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए एक बार। आपसे पूछे कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रांटजन ने किया था। दूरबीन का खोज किसने किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, एल फ्लेमिंग ने किया था। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे कम से कम 24 घंटे के अंदर, तो ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से है पेसमेकर का संबंध, ये शरीर के हृदय से है। आपसे पूछे कि ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे है, यहाँ पे अगला प्रश्न नोट करेंगे। आपसे पूछे कि ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे है, तो ये भी ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है, ये भी हृदय से संबंधित है ईसीजी टेस्ट। आगे पूछे कि यहाँ पे कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, हृदय का जो है अध्ययन क्या कहलाता है, हृदय का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं हृदय के अध्ययन को। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछे कि हृदय का स्पंदन कितना होता है, हृदय का स्पंदन कितना होता है, तो यानी कि कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि पर मिनट कितनी बार धड़कता है हृदय, 72 बार। और हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कक्षों की संख्या कितनी है, 4 कक्ष होते हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और क्या होता है, 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय किसमें होते हैं, हृदय में। आपसे पूछे कि हृदय में कितने वाल्व होते हैं, ये आप लोग बताएंगे। हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो हृदय में कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। आपसे पूछे कि हृदय का पहला प्रत्यारोपण कब किया गया, आपसे पूछे कि हृदय का जो है
पहला प्रत्यारोपण यानी कि प्रथम प्रत्यारोपण कब किया गया? तो हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण कब किया गया? तो सन 1967 में किया गया। हृदय का पहला प्रत्यारोपण कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप के वैज्ञानिक थे, अफ्रीका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका के ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने सबसे पहले 1967 में क्या किया? इन्होंने सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड इन्होंने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था, यानी कि हृदय को बदले थे, ट्रांसप्लांट किए थे। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे साथ में सबसे पहले आपसे पूछे कि पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से है। आपसे पूछे ईसीजी टेस्ट का संबंध हृदय से है। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी कहा जाता है हृदय के अध्ययन को। हृदय के स्पंदन कितनी होता है? तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में हृदय। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। टोटल 4 कक्ष होते हैं हृदय में। और पूछे वाल्व कितने होते हैं? हृदय में 4 वाल्व होते हैं। और हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण कब किया गया? तो हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण 1967 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बिंदुसार के शासन में अशांति कहाँ हुई थी? तो बिंदुसार के शासन में अशांति तक्षशिला में हुई थी। यहाँ पे तक्षशिला में अशांति हो जाने के कारण यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि तक्षशिला में यहाँ पे अशांति हुआ था। आपसे पूछे कि यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे वायु पुराण में बिंदुसार किसके पुत्र थे? यानी कि बिंदुसार किसके पुत्र थे? यानी कि बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? ये आप लोग बताएंगे कि बिंदुसार के पिता का नाम क्या था। तो बिंदुसार के पिता का नाम आप लोग बताएंगे कि पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखेंगे, एक गुप्त वंश की स्थापना करता है। गुप्त वंश की क्या करते हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछे कि यहाँ पे जो आपके बिंदुसार हैं इनका नाम यहाँ पे वायु पुराण में क्या मिलता है? इनका नाम वायु पुराण में क्या मिलता है? जो बिंदुसार है इसका नाम वायु पुराण में क्या मिलता है? तो इनका नाम वायु पुराण में क्या मिलता है? भद्रसार मिलता है। इनका वायु पुराण में नाम भद्रसार मिलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे वायु पुराण के बारे में बात करें तो महापुराण कितने हैं? महापुराणों की संख्या कितनी है? ये भी आप लोग बताएंगे। तो महापुराणों की संख्या 18 है। वर्तमान यहाँ पे महापुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं क्या क्या आपसे पूछे कि बिंदुसार के शासन काल में अशांति कहाँ हुई थी? तो बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में अशांति हुई थी। बिंदुसार के पिता का नाम आपसे पूछे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और वायु पुराण में यहाँ पे बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? भद्रसार मिलता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। आपसे पूछे कि अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछे कि हीरे के लिए भारत में कौन सी खान प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खान प्रसिद्ध है हीरे के लिए। पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और पन्ना की खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले की खान भी हीरे के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ पे है? ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ में आपसे पूछे कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है। आपके पूछे पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। कहाँ पे पन्ना की खान? मध्य प्रदेश में। किम्बरले की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछे तो इसका वेतन कितना होता है? 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछे तो 2,50,000 होता है। आपसे पूछे कि अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन कितना होता है? तो अन्य न्यायाधीशों के बारे में वेतन की बात करें तो इनका कितना होता है? 2,25,000 होता है। 2,25,000। इनका कितना होता है?
2,50,000। मुख्य न्यायाधीश का पूछे तो 2,50,000। अन्य न्यायाधीश का पूछे वेतन कितना होता है तो 2,25,000। आपसे पूछे कि यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में कौन सा अनुच्छेद हमें कहा बताता है कि भारत में हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट से संबंधित जो अनुच्छेद है कितने, अनुच्छेद नंबर 214 है। हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 214 है। और ये आप लोग बताएंगे कि किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही हाई कोर्ट होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही हाई कोर्ट का कार्यभार देख सकता है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 231 में ये बात कही गई है। आपसे पूछे कि जो यहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात करें तो हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो और ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये 217 में है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। वर्तमान समय में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नवीनतम हाई कोर्ट कौन से है, नवीनतम हाई कोर्ट कौन है। ठीक, देख लीजिए हमारे साथ में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 होता है उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का वेतन। उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,25,000। आपसे पूछे कि हाईकोर्ट के बारे में अनुच्छेद 214 हमें बताता है कि हाईकोर्ट का गठन अनुच्छेद नंबर 214 में 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाईकोर्ट होगा, आर्टिकल नंबर 231 की तहत। और बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 217 में कहा गया है। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध के बारे में याद करेंगे। ये राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। राजा पोरस एंड सिकंदर के बीच में हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच में हुआ था? राजा पोरस एंड सिकंदर के बीच में हुआ था। ठीक, सिकंदर के बीच में हुआ था। आपसे पूछे कि सिकंदर के बारे में आप लोग यहाँ पे बताएंगे। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। और झेलम नदी को क्या कहते हैं? इसे वितस्ता नदी भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम वितस्ता नदी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता नदी है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे बात करें सिकंदर किसके समकालीन था? ये आप लोग बताएंगे। सिकंदर किस शासक के समकालीन था? तो सिकंदर किसके समकालीन थे? एक घनानंद के समकालीन थे। घनानंद के समकालीन से घनानंद कौन थे? तो घनानंद यही थे जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। घनानंद कौन थे? जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त, ये आपके सिकंदर किसके समकालीन था? तो घनानंद के समकालीन था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप बात करें सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु थे आपके कौन थे? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था सिकंदर के गुरु का नाम। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो था अरस्तु के गुरु का नाम। और प्लूटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात था प्लूटो के गुरु का नाम। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं साथ में कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच में? राजा पोरस एक तरफ से लड़ रहे थे, एक तरफ से सिकंदर। और सिकंदर किसके समकालीन था? घनानंद के समकालीन था। और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो था। प्लूटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। और वितस्ता हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। और झेलम नदी का या प्राचीन नाम क्या है? आपसे पूछे कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो वितस्ता है झेलम नदी का प्राचीन नाम। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सबसे पहले भारत पर सिकंदर का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 326 बीसी याद रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसका आक्रमण हुआ था 326 बीसी में। सिकंदर का सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला था। आपसे पूछ लिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में
विशाल अन्नागार यानी कि जो अनाज रखने का स्थान था वो कहाँ से मिला था, तो ये भी कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है ये आप लोग बताएंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी, ये आप लोग बताएंगे। किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, तो सिंधु नदी के किनारे खोज हुई थी। अगर बात करें किसने खोज किया था, यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, आपसे पूछे कि नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है ये कहाँ से मिली थी, तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार स्नानागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। किस नदी के किनारे खोजा गया, सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखालदास बनर्जी ने किया। सबसे प्राचीन सबसे चमकीला तारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे शुक्र के बारे में है, तो शुक्र है सबसे प्राचीनतम सबसे चमकीला तारा। आपसे पूछे कि भोर का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। आपसे पूछे कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि पृथ्वी की बहन को, पृथ्वी की भगनी यानी कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन से ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। आपसे पूछे कि इसका जो परिक्रमा की दिशा है, शुक्र यानी कि शुक्र ग्रह की परिक्रमा की दिशा है वो किस तरफ से किस तरफ है, तो ये पूर्व से पश्चिम तक परिक्रमा करती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करती है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करें पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो देखिए भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। ठीक, आपसे पूछे पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र की घूर्णन दिशा क्या है, पश्चिम से यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसे, क्योंकि ये देखने में रूपरेखा में पृथ्वी के ही समान है और सबसे नजदीकतम ग्रह है। ठीक, आगे बात करते हैं सूर्य का देश किसे कहते हैं, सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं सूर्य का देश। किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं सूर्य का देश। जापान की राजधानी क्या होती है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान के संसद का क्या नाम है, जापान के संसद का नाम क्या है, डायट है जापान के संसद का नाम। जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन है। और जापान के बारे में बात करें, और जापान के बारे में बात करें कि जापान और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास कौन सा होता है, भारत एंड जापान के बीच में युद्ध अभ्यास कौन सा होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। अभी हाल ही में एक युद्ध अभ्यास और हुआ है, वीर गार्जियन। वीर गार्जियन यदि आपके करंट अफेयर में पूछे तो वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच में हुआ। आपसे पूछे कि जापान का पुराना नाम क्या है, आपसे पूछे कि जापान का पुराना नाम क्या है, तो जापान का पुराना नाम क्या है, निप्पन है जापान का पुराना नाम। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो जापान हो जाएगा। आपसे पूछे कि सुकुमारों का देश किसे कहते हैं, सुकुमारों का देश किसे कहते हैं, तो ये भी जापान को कहते हैं। सुकुमारों का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं। अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, अर्धरात्रि की सूर्य की उपमा किस देश को कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं अर्धरात्रि सूर्य की उपमा। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को। जापान की राजधानी क्या, टोक्यो। जापान की संसद का नाम डायट। जापान की मुद्रा क्या है, येन। और जापान और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास क्या, धर्म गार्जियन। वीर गार्जियन भी जापान और भारत के बीच में। जापान का पुराना नाम क्या है, निप्पन है। अर्धरात्रि की सूर्य की उपमा नॉर्वे को दी जाती है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हड़प्पा सभ्यता की किस धातु में हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की खोज नहीं हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा की खोज नहीं किए थे, लोहा से अनभिज्ञ थे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम मानव किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो ये आप लोग बताएंगे। सर्वप्रथम मानव किस धातु का प्रयोग करते हैं? सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपसे पूछे कि यहाँ पे सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे स्थित है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता ये फिर कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, इसकी खोज किसने किया? इसकी खोज किसने की ये आप लोग बताएंगे। खोज हुई 1921 में। किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने। खोज कब हुई? 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। ठीक, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। ठीक, आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे खोजा था? तो रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिंधु नदी के बारे में बात करें, यहाँ की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी? लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको नोट करवाया जा रहा है। आपको पूछे सिंधु घाटी की सभ्यता के जो देवता थे वो कौन थे? पशुपति नाथ थे यहाँ के देवता। पशुपति नाथ थे यहाँ के देवता। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो फसल उगाई जाती थी, सर्वाधिक किस चीज की फसल उगाई जाती थी? कपास की सर्वाधिक फसल उगाई जाती थी। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे आप लोग रोजाना पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा और आप लोग एग्जाम में अपने अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की खोज नहीं हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक, तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। और सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ? पाकिस्तान में स्थित। तो खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया और रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई। और लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। प्रमुख देवता जो पशुपतिनाथ है। फसल की खोज, समझे यहाँ पे फसल की किस चीज की फसल उत्पादन करते थे? तो कपास की फसल का उत्पादन किया करते थे। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। सबसे नवीन वेद, सबसे नवीनतम वेद आप लोग को बताया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके सबसे नवीनतम वेद क्या है। तो प्राचीन वेद तो ऋग्वेद हो गया। सबसे नवीनतम वेद आप लोग बताएंगे। आपसे पूछे ऋग्वेद के बारे में, आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो ये आप लोग बताएंगे। और यहाँ पे ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सूक्ति कितनी है ये आप लोग बताएंगे। सूक्ति कितनी है? ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? मंडल की संख्या कितनी है? और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? और सबसे सर्वाधिक बार प्रयोग किस नदी का हुआ है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयोग किस नदी का हुआ है ये आप लोग बताएंगे। और आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे ऋग्वेद के जो लोग थे यहाँ के प्रमुख देवता क्या थे? ऋग्वेद में प्रमुख देवता क्या थे? ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग बताएंगे। तो देखिए, ऋग्वेद की बात करें सूक्ति कितनी है? 1028 सूक्ति है। मंडल की बात करें 10 मंडल है। पवित्र नदी क्या है? सरस्वती है। सिंधु यहाँ पे सरस्वती है पवित्र नदी। कौन सी नदी? सरस्वती। सर्वाधिक बार प्रयोग किस नदी की हुई है? तो सिंधु नदी की प्रयोग सबसे अधिक बार हुई थी। प्रमुख देवता कौन है? तो सिंधु सभ्यता में प्रमुख देवता इंद्र है। गायत्री मंत्र में ऋग्वेद में प्रमुख देवता क्या है? इंद्र है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जिन्हें क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ में एक बार आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। कितनी मंडल? 1028। सूक्ति कितनी? 1028। मंडल कितनी? 10 है। और सबसे पवित्र नदी क्या है? सरस्वती। सर्वाधिक बार प्रयोग किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। और प्रमुख देवता क्या है? इंद्र है। इंद्र को ही क्या कहा जाता है? पुरोहित का पुरंदर कहा जाता है। ठीक, इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान
जय किसान का नारा किसने लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा। आपसे पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पे स्थित है? एग्जाम में पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थित है कहाँ स्थित है? विजय घाट स्थित है। विजय घाट कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है विजय घाट। ठीक, तीन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब तक थे? इनके भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब था लाल बहादुर शास्त्री का? तो 1964 से लेकर 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया? सारे प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया था। और कब दिया गया था? 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक, तो सारे प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करना। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अब पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को। अब 2 अक्टूबर के दिन और किस महापुरुष की जयंती रहती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक, और समाधि क्या है? विजय घाट है। और कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ये प्रधानमंत्री पद पे कब से कब तक रहे लाल बहादुर शास्त्री? तो 1964 से लेकर 1966 में ये प्रधानमंत्री रहे। और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु कब हो जाती है? 1966 में हो जाती है। और इन्हें 1966 में भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत दिया गया। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किन्हें मरणोपरांत दिया गया और किन्हें जिंदा रहते हुए दिया गया। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं संविधान सभा के एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है, अस्थायी जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये चीजें आप लोग भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आप लोग ने एक समिति पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है? प्रारूप समिति। आप लोग प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा होगा। ठीक, अब प्रारूप समिति के बारे में यदि मैं पूछूं कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे अध्यक्ष थे। आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में टोटल सदस्य की संख्या कितनी थी? तो टोटल सदस्यों की संख्या प्रारूप समिति में 7 थी। आपसे पूछे कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ठीक, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ठीक, तो आपसे पूछे कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? ठीक, यानी कि आंशिक रूप से संविधान को अंगीकृत यानी कि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। आंशिक रूप से इन्हें उसी दिन लागू हो गया था। और संविधान सभा में आप लोग बताएंगे, एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है बहुत, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक आप लोग नोट करना कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? ठीक, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं साथ में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 है। संवैधानिक सलाहकार यहाँ पे BN राव थे। और संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को यहाँ पे पूर्ण रूप से संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अब पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय
मजदूर दिवस आप लोग बताएंगे। मजदूर, ये भी मई के महीने में मनाया जाता है। आप लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, आप लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है कब मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। आपसे पूछे कि सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य क्या है। सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य क्या है? तो ये भी गोवा है, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है गोवा की राजधानी। आपसे पूछे कि समान नागरिक संहिता किसने लागू किया? समान नागरिक संहिता कहाँ पे लागू है? तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो गया। आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है। और बात करते हैं यहाँ पे सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य क्या है। जनसंख्या में आप लोग बताएंगे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य क्या है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछे क्या है तो आप लोग बताएंगे। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य क्या है। सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला यानी कि तटीय सीमा किस राज्य का अधिक है। तो यहाँ पे गुजरात का तटीय सीमा सबसे अधिक है। ठीक, गुजरात का तटीय सीमा सबसे अधिक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे देख लेते हैं हमारे साथ में। सबसे पहले पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य क्या है? गोवा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 44 कहाँ लागू है? गोवा में। आपसे पूछे सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से और पूछे कि क्षेत्रफल राजस्थान का कैपिटल क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? गुजरात में तटीय रेखा सबसे अधिक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो यहाँ पे हमने राष्ट्रीय गान को सबसे पहले पढ़ा, राष्ट्रीय गीत को पढ़ लेते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? यहाँ पे रिपीट हो गया ये प्रश्न, हमने पढ़ चुका है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। लिया कहाँ से गया? आनंद मठ से। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम ज्ञान कब हुआ? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का। आपसे पूछे कि केरल का शास्त्रीय नृत्य आप लोग बताएंगे। केरल का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? क्या क्या है? तो मोहिनी अट्टम और क्या याद रखेंगे? मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ के केरल का शास्त्रीय नृत्य। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम और कथकली। कहाँ का? केरल का। ठीक, आपसे पूछे कि केरल के तट को क्या कहते हैं। केरल के जो तट है उसे क्या कहते हैं? तो केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं। मालाबार। सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होती है? केरल के मालाबार तट पे वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। आपसे पूछे कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं। आपसे पूछे जो तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का जो तट है इसे क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल कहते हैं तमिलनाडु के तट को। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। ठीक, बगीचा मसालों का। आपसे पूछे कि रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो रबर का जो सर्वाधिक उत्पादन है केरल करता है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए साथ में आपसे पूछे कि केरल ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है। केरल के तट को मालाबार कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं।
आप मोहिनी अट्टम यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, कथकली शास्त्रीय नृत्य, ठीक। और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहते हैं। और बात करते हैं रबर का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे केरल में होता है। आपसे पूछे कि भारत का साइलेंट वैली किसे कहते हैं, साइलेंट वैली किसे कहते हैं, तो केरल को कहते हैं भारत का साइलेंट वैली। तो ये भी आप लोग साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे, केरल में है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे, केरल में, ठीक। बात करते हैं दिल्ली में भारत की राजधानी कब बनी, तो देखिए घोषणा की बात करें, दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 1911 में की गई थी। लेकिन बनी कब थी राजधानी, पूर्ण रूप से हस्तांतरित कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी, ठीक। 1912 में हुई थी, इसलिए डेट आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। और बात करते हैं दिल्ली में जो विधानसभा और फिर विधान परिषद, ठीक, विधानसभा और मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान, मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है, तो ये दोनों चीजें किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो इसके लिए 69वां संविधान संशोधन होता है। 69वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया दिल्ली को, और विधानसभा की प्रावधान किया गया, और मंत्री परिषद का दिल्ली में प्रावधान किया गया कि यहाँ पे दिल्ली में विधानसभा भी रहेगी और मंत्री परिषद भी यहाँ पे बनाई जाएगी, ठीक। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है, ठीक। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये आप लोग बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, हमारी राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो क्या है, जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसे कब अपनाया गया, 2009 में इसे बनाया गया, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक। राष्ट्रीय फूल आपसे पूछे क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल का फूल है, भारत का राष्ट्रीय कमल फूल है। और बात करते हैं राष्ट्रीय पेड़ क्या है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद है। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो एक बार देख लीजिए साथ में, आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। भारत के विरासत पशु हाथी, और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 2009 में इसे घोषित किया गया। और पेड़, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कागज का आविष्कार किस देश में किया गया, चीन में किया गया। कागज का आविष्कार कहाँ पे किया गया, चीन में। और सर्वाधिक, चीन की बात करें, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा कौन सा देश साझा करता है, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता कौन, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश क्या है, यहाँ पे चीन है। कितने देशों के साथ, चीन भी 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। और रूस भी कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, 14 देशों के साथ। रूस और चीन दोनों 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, युआन है। चीन की मुद्रा क्या है, युआन है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैकमोहन रेखा आपसे पूछे, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, भारत एंड चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, ठीक। आपसे पूछे कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ, पंचशील समझौता कब हुआ, तो ठीक। तो पंचशील समझौता के बारे में बात करें तो ये कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था पंचशील समझौता, ठीक। बात करते हैं यहाँ पे कागज का आविष्कार किसने किया, चीन ने किया। और सर्वाधिक देशों की सीमा किसने, 14 देशों के साथ रूस की सीमा लगती है, और 14 देशों के साथ ही चीन की सीमा लगती है। बात करते हैं यहाँ पे मुद्रा क्या है, युआन है। रेनमीबी भी मिल सकता है, रेनमीबी भी यहाँ पे चीन की मुद्रा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, यहाँ पे पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ।
ठीक। अब बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, विलियम बेंटिंग था। ठीक, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत का आपसे पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अब भारत का प्रथम वायसराय, इसके बाद यहाँ पे वायसराय का पद आ गया था, तो प्रथम वायसराय भारत का कौन था। ठीक, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग था, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। अब आप लोग बताएंगे कि भारत का इसके बाद भारत का अंतिम वायसराय आएगा, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन किसे बनाया गया था, भारत का अंतिम वायसराय किसने बनाया गया था, माउंटबेटन को। माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाया गया था। इसके बाद भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। ठीक, बात करते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात करें बोध गया में, यहाँ पे देख लीजिए लोग साथ में। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद वायसराय पद आया तो भारत का पहला वायसराय क्या हो जाएगा, कैनिंग। उसके बाद भारत का अंतिम वायसराय बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और पूछी गई है एग्जाम में। भारत के यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो भगवान बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ठीक, भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। आपसे पूछे कि जन्म कहाँ पे हुआ था भगवान बुद्ध का, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी, जन्म जान लिए तो मृत्यु भी बताइए। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। अब कुशीनगर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में हुई थी। गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, गृह त्याग, तो ये भी आप एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और बात करते हैं कि इनकी गृह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, महाभी निष्क्रमण कहलाती है। क्या, महाभी निष्क्रमण इनके गृह त्याग की घटना कहलाती है। ठीक, इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक बार साथ में आपसे पूछे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे पूछे बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी नेपाल में। जन्म कहाँ पे, लुम्बिनी नेपाल में। बचपन का नाम यहाँ पे सिद्धार्थ था। और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था में। और यहाँ पे गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभी निष्क्रमण कहलाती है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती हैं। ठीक, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती है। कब आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1975 में आर्य समाज की स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती, आप लोग बताएंगे कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इनका नारा क्या था, दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। वेदों की और लौटो दयानंद सरस्वती का नारा था। ठीक, यानी कि वेद को अपनाकर उससे चीजें सीखो, यानी कि वेदों को और लौटा। इनकी यहाँ पे रचना कौन सी है, दयानंद सरस्वती की रचना एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछे सत्यार्थ प्रकाश की, सत्यार्थ प्रकाश, ये सारे प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने किया। और एक चीज यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछे आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने 1975 में, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। सॉरी, आपसे पूछे कि यहाँ पे सत्य शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक भी, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक भी आपके दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, एक बार देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। मूल शंकर इनका वर्तमान नाम, मतलब मूल नाम था मूल शंकर। और नारा वेदों की ओर लौटो इन्होंने दिया। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, ठीक, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी है।
पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी है। ठीक, आपसे पूछे कि इसकी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की। अगर आपसे पूछे कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी गुरु अंगद देव ने। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक की बात करें गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सिख धर्म का जो प्रमुख त्योहार है वो क्या है। सिख धर्म का जो प्रमुख त्योहार है वो क्या है सिख धर्म का, तो वैसाखी है। सिख धर्म का प्रमुख त्योहार वैसाखी है। ठीक, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है सिख धर्म का प्रमुख त्योहार क्या है, वैसाखी है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे सिख धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वो क्या है। सिख धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वो क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी, ये भी आप लोग बताएंगे। तेग बहादुर की गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी, तो औरंगजेब ने किया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब करवाया था। ठीक, औरंगजेब करवाया था। ठीक, कितनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन थी, गुरुमुखी लिपि, और इसका शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। प्रमुख त्योहार वैसाखी है। सिख धर्म का प्रमुख त्योहार वैसाखी है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक है। और सिख धर्म ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। और तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब करवा देता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक, कन्याकुमारी है दक्षिणतम किनारा। आपसे पूछे कि इसका अन्य नाम क्या है, केप केमोरिन भी मिल सकता है। इसका अन्य नाम केप केमोरिन भी मिल सकता है। ठीक, केप केमोरिन भी मिल सकता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। ये किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक, आपसे पूछे उत्तरी बिंदु, यहाँ पे द्वीप है जिसे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। आपसे पूछे कि मुख्य भूमि का यहाँ पे दक्षिणतम किनारा क्या होगा, तब इसका जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का पूछेगा कन्याकुमारी। लेकिन ऐसे पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप लोग बताएंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु। और इसका अन्य नाम क्या है, इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पिगमिलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं। ठीक, और ये कहाँ पे है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। तो ग्रेट निकोबार कहाँ का द्वीप है, ये अंडमान एंड निकोबार का द्वीप है, ग्रेट निकोबार। ठीक, तो यहाँ पे द्वीपों के यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे कहाँ पे, अंडमान निकोबार का है। ठीक, आपसे पूछे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है। यहाँ पे भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। आपसे पूछे पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो सर क्रिक है। सर क्रिक, या फिर आपको कहीं पे मिल सकता है गोहार मोती। ठीक, गोहार मोती भी मिल सकता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में, आपसे पूछे गुजरात राज्य में। ठीक, सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो इसके बारे में आपको 2 पॉइंट मिल सकता है। तो आपको मिल सकता है किविथु, एक तो आपको किविथु मिलेगा, ये किस राज्य में, किविथु, या फिर आपको क्या मिलेगा, वालांगू। ठीक, वालांगू, तो ये किस राज्य में है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी या फिर केप कोमोरिन। ठीक, केप कोमोरिन हो जाएगा। और किस राज्य में है, ये तमिलनाडु राज्य में। ठीक, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए एक बार साथ में। आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम किनारा क्या है, तो कन्याकुमारी, और जो कि इसका अन्य नाम क्या है, केप कोमोरिन। किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। आपसे पूछे कि ऐसे मुख्य भूमि का पूछे तो आप लोग को कन्याकुमारी जवाब देना है। आपसे केवल दक्षिणतम किनारा पूछे तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और इसका अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है।
उत्तरी बिंदु कहाँ है, इंद्रकौल है, कहाँ पे स्थित है, ये लद्दाख राज्य में स्थित है, लद्दाख राज्य में स्थित है। आपसे पूछे पूर्वी बिंदु क्या है, तो किबिथु हो गया या फिर वालांगू हो गया, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और बात करते हैं यहाँ पे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सर्किरिक या गुहार मोती, सर्किरिक या गुहार मोती ये किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होगा, पूर्व के साइड में होगा सबसे पहले, क्योंकि पूर्व से सूर्योदय का उदय होता है तो सबसे पहले, इसलिए सूर्य का सबसे पहले उदय कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे आप लोग बात करते हैं सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। और आप लोग बताएंगे कि सूर्य में सर्वाधिक गैस की कौन सी पाई जाती है, सूर्य में सर्वाधिक गैस क्या है, सर्वाधिक गैस सूर्य में कौन सी होती है, तो सर्वाधिक गैस क्या होती है, हाइड्रोजन। कितना प्रतिशत है, 71% है। सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है, 71% है। आपसे पूछे कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है आपसे, यहाँ पे देखिए सूर्य है, उसकी चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी। तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे अंडाकार पथ पे चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, तो कभी कभी जब यहाँ पे नजदीक आ जाती है तो आपसे पूछे कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट किस दिन को आती है, सबसे निकट किस दिन को आती है, तो 3 जनवरी के दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है। और सूर्य पृथ्वी के जब यहाँ पे सबसे दूर चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पे होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सबसे दूर होती है सूर्य के। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या देखें। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सूर्य सर्वाधिक गैस में क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है 71% सूर्य में। और सूर्य में कौन सी अभिक्रिया नाभिकीय संलयन होती है, इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जिससे क्या होता है, ये आपको नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पे जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं, 3 जनवरी के दिन सबसे निकट होता है, सबसे दूर 4 जुलाई के दिन होता है। और कन्याकुमारी, तो ये सारी चीज तो हमने पढ़ा ही। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारियों में होता है, मधुमेह के इलाज में होता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ठीक, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है, अग्नाशय ग्रंथि का इंसुलिन का स्राव होता है। और यहाँ पे इंसुलिन यानी कि इंसुलिन का कार्य क्या होता है, ये भी आप लोग बताएंगे कि इंसुलिन का कार्य क्या होता है, इंसुलिन का कार्य क्या होता है। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है, ये रक्त में क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक, और आगे बात करते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये भी आप लोग बताएंगे कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ बेंटिंग ने किया था, एफ बेंटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। और आप लोग बताएंगे कि इंसुलिन का जब अतिश्रावण होता है, यानी कि अतिश्रावण अत्यधिक मात्रा में ये आपका निकलने लगता है, तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, अतिश्रावण को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया इसे बोलते हैं। देख लीजिए एक बार साथ में, आपसे पूछे कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह के उपचार में होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है, अग्नाशय से होता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे, इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ बेंटिंग ने किया था, इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने किया था। और इंसुलिन का जो अतिश्रवण है वो क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। प्रसिद्ध बिहू त्योहार कहाँ का है, असम का है। प्रसिद्ध बिहू त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, असम में मनाया जाता है। ठीक, आपसे पूछे कि पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, पोंगल त्योहार
कहाँ पे मनाया जाता है? तो पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाने वाला त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम कहाँ पे मनाया जाने वाला त्योहार है? केरल में। आपसे पूछे कि नवरोज किस धर्म से संबंधित है? नवरोज किस धर्म से संबंधित है? तो ये पारसियों से संबंधित त्योहार है नवरोज। ठीक, पारसियों से संबंधित त्योहार है। एक बार देख लेते हैं। आपसे पूछे कि बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। नवरोज पारसियों का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक, आंवले की उपस्थिति में, आंवले में उपस्थित विटामिन क्या होता है? आंवले में विटामिन सी होता है। और कौन सी विटामिन? आपसे पूछे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। आपसे पूछे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। ठीक, आपसे पूछे कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? आपसे पूछे कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो बेरी रोग आप लोग बताएंगे किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से होती है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होती है। आपसे पूछे कि रिकेटस किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होती है। आपसे पूछे कि बांझपन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, विटामिन ई की कमी से होता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय झंडे की लंबाई के अनुपात क्या है? 3:2 में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का अनुपात है। राष्ट्रीय झंडे को अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसमें तीलियां कितनी होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीली होती है? 24 तीली। और ये तीली किस चीज की प्रतीक होती है? ये उन्नति की प्रतीक होती है। और इसमें रंग कितने होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? सबसे पहले केसरिया रंग होता है, यानी कि ऊपर से देखेंगे सबसे पहले केसरिया रहता है, फिर सफेद रंग होता है, उसके बाद हरा रंग होता है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे केसरिया रंग का प्रतीक क्या है, सफेद रंग का प्रतीक क्या है, हरा किस रंग किस चीज का प्रतीक है? देखिए राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का अनुपात 3:2 में होता है। और इसका अपनाया गया संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों में तीलियां कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होते हैं कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां। तीलियों का संकेत क्या होता है? उन्नति का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज में रंग कितने होते हैं? 3, केसरिया, सफेद और हरा। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। और ये कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय गान किस पुस्तक से लिया गया? ये रविंद्रनाथ के टैगोर के गीतांजलि पुस्तक से लिया गया। गीतांजलि पुस्तक से लिया गया। और यहाँ पे प्रथम गायन कब हुआ था? यहाँ पे प्रथम गायन कब हुआ था? तो 1911 में सबसे पहले 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सबसे पहले गाया गया। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। अपनाया कब गया? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और बात करते हैं हमारे जो राष्ट्रीय गान है, इसको गाने में पहले 52 सेकंड का समय लगता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन यदि आपात की स्थिति हो तो इसे 20 सेकंड में गाया गया जाता है। ठीक, इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले प्रकाशन। ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसका सबसे पहले प्रकाशन कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रीय गान का सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था राष्ट्रीय गान का पहला प्रकाशन। और इस पत्रिका की जो नाम आपसे पूछा जाता है किस पत्रिका में इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था। आपसे पूछे कि यहाँ पे इसका शीर्षक क्या था? ये जो प्रकाशन हुआ था इसका किस शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो शीर्षक था क्या था? भारत विधाता इसकी शीर्षक थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए आप लोग देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया। प्रथम गायन कब हुआ? तो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय गान गाया गया। और इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को यहाँ पे 1912 में प्रकाशित किया गया। सबसे पहले जो प्रकाशन की जो पत्रिका थी तत्वबोधिनी थी। और इसकी जो शीर्षक थी वो किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? भारत विधाता शीर्षक से इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में
सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति क्या होता है? तो जो सशस्त्र बल होते हैं भारत में उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 54 में दिया गया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में आर्टिकल नंबर 56 बता रहा है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसी वर्ष के व्यक्ति को। राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति का शपथ दिया गया। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें शपथ दिलाते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पे महाभियोग चलेगा। महाभियोग किस यहाँ पे किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति का एक और आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, क्षमादान किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का दिया गया? तो आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया, आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, निर्वाचन मंडल दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति का शपथ दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। और वर्तमान यहाँ पे कार्यकाल कितनी 56 वर्ष का होता है। सॉरी 56 में आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधी चर्चा है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इन राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। महाभियोग 61 में दिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से लिए गए। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद नंबर 72 में दिया गया। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला पत्तन कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला पत्तन कौन था? कांडला पत्तन था। स्वतंत्र भारत का पहला पत्तन कांडला पत्तन था। और कांडला पत्तन कहाँ पे है? कांडला पत्तन कहाँ पे? ये कच्छ के रण में है। कच्छ का रण है। कांडला पत्तन कहाँ पे? गुजरात में। तो ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे और बंदरगाह के पूछे, आपसे पूछे कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। आपसे पूछे कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो हल्दिया बंदरगाह यानी कि पत्तन कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपसे पूछो कि भारत का जो सबसे बड़ा पत्तन है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? तो मुंबई जो पत्तन है भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। और भारत का सबसे पुराना पत्तन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पत्तन आपसे पूछे कौन है? तो कोलकाता पत्तन है। भारत का सबसे पुराना पत्तन कोलकाता पत्तन है। अब आपसे पूछे कि ये कैसा पत्तन है? तो ये नदी बंदरगाह है। एक नदी बंदरगाह है। कोलकाता पत्तन कैसा पत्तन है? एक नदी बंदरगाह है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए हमारे साथ में, आपसे पूछे कि भारत का स्वतंत्र भारत का पहला पत्तन क्या है? कांडला पत्तन। कहाँ पे? कच्छ के रण में। और कहाँ पे? गुजरात में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और ये गुजरात में है। कांडला पत्तन गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना पत्तन कोलकाता है। और एक नदी बंदरगाह का उदाहरण है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? लोगी बेयर्ड ने किया था। लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर की खोज आप लोग बताएंगे, कंप्यूटर की खोज किसने किया था? कंप्यूटर की खोज किसने किया था? तो कंप्यूटर की खोज आप लोग ध्यान रखेंगे, चार्ल्स बेबेज ने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर की खोज किए थे। ठीक, आपसे पूछिए कि यहाँ पे एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था एक्सरे की खोज। ठीक, रॉन्टजन ने किया था एक्सरे की खोज। दूरबीन की खोज पूछे तो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था।
गैलीलियो ने किया था दूरबीन का खोज। ये सारे प्रश्न आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मुझे पता है ये रिपीट होके आ रहा है। आप लोग बताएंगे कि टेलीफोन का खोज सबसे पहले किसने किया, टेलीफोन का खोज। ठीक, तो ग्राहम बेल ने किया टेलीफोन का खोज। किसने, ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का खोज। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, लोगी बेयर्ड ने किया। कंप्यूटर की खोज सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने किया। एक्सरे की खोज किसने, रांटिजन ने किया। एक्सरे की खोज रांटिजन। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया और टेलीफोन का खोज किसने किया, ग्राहम बेल ने किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। आपसे पूछे कि सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है। सबसे विशालतम स्तनधारी क्या होता है, सबसे विशालतम स्तनधारी क्या होता है, सबसे विशालतम स्तनधारी क्या है। तो सबसे विशालतम स्तनधारी क्या है, ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल है, ये भी एक मछली है, इस वजह से यहाँ पे प्रश्न लिया गया। ठीक, आपसे पूछे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। आपसे पूछे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ये झींगा मछली से संबंधित है। झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। आपसे पूछे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा किसी मछली से संबंधित हो जाएगा, मछली से संबंधित हो जाएगा नीला क्रांति। लेकिन अगर पूछे गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली से संबंधित, क्योंकि आप लोग झींगा देखे होंगे गुलाबी रंग का होता है। आपसे पूछे कि ग्रांड बैंक और जीन बैंक, ग्रांड बैंक तथा डोनर बैंक, ये किससे संबंधित है, तो ये अंटार्कटिक क्षेत्र में है। अंटार्कटिक क्षेत्र में, उत्तरी अंटार्कटिक रीजन में है और किससे संबंधित है, यहाँ पे मछली का व्यापार किया जाता है। मछली का व्यापार किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह। आपसे पूछे वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो आप लोग बताएंगे कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। आपसे पूछो कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। करो और मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ठीक, आपसे पूछे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। या फिर आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था। ठीक, ये कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आराम हराम है किसने कहा, आराम हराम है किसने कहा, आराम हराम है किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। आपसे पूछे कि मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं, गलफड़ों की सहायता। विशालतम स्तनधारी क्या होती है, तो ब्लू व्हेल होती है सबसे विशालतम स्तनधारी। ठीक, आपसे पूछे कि गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित और नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली से संबंधित। ग्रांड बैंक और जीनर बैंक अंटार्कटिक क्षेत्र में है और ये मछली के व्यापार के लिए फेमस है। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद के नारा। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है और सांडास की हत्या किसने किया था, भगत सिंह ने ही किया था। वेदों के ओर लौटो के नारा दयानंद सरस्वती। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सभी सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्योंकि यहाँ पे बैटरी हमारी लैपटॉप की एकदम लो हो चुकी है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को